नमस्कार दोस्तों। क्या अब हमारे प्रधानमंत्री बच्चों से भी डरने लगे हैं? क्या नरेंद्र मोदी को इतना डर समाने लगा है हार का कि वो हर वो काम करने को तैयार है जिसे अनैतिक और गलत कहा जाता है, जिसकी आलोचना उनकी पार्टी, उनका मूल संगठन और सब सत्ता से बाहर रहकर किया करते थे। वो सारे कर्म कुकर्म सब करने को तैयार है। वो बलात्कारियों को भी संरक्षण देंगे, वो भ्रष्टाचारियों को भी संरक्षण देंगे, वो तमाम सारे उन लोगों को देंगे जिनसे वो डरते हैं। क्यों डरते हैं आखिर नरेंद्र मोदी इतना? हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी सुरक्षा लेने वाला कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा। हिंदुस्तान के इतिहास में इतना ज्यादा खर्च करने वाला देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा। हिंदुस्तान के इतिहास में इतना लग्जरी प्रधानमंत्री कोई नहीं रहा। और हिंदुस्तान के इतिहास में पद पर रहते हुए सरकारी धन से, चाहे तीर्थ यात्राएं हो, चाहे पार्टी के प्रचार हो, चाहे अपनी ब्रांडिंग के लिए हो, और उन सब के लिए धन खर्च करने वाला, सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाला कोई प्रधानमंत्री कभी नहीं रहा। तो आखिर इन सब के बाद भी इतना प्रचार करने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा। इसके बाद भी प्रधानमंत्री इतना डरते क्यों? आज ये सवाल बहुत मौजू है और उसी पे बात करूंगा, और इसके लिए वो क्या क्या करते हैं इस पर बात करूंगा। तो सबसे बड़ी बात, उनके डर की शुरुआत करता हूं कि वो बच्चों से भी डरते हैं, और बच्चों से भी डरते हैं यह दिखाई दिया। कश्मीरी पंडित एक लड़की है, नताशा कौल, और वो बहुत अच्छी इकोनॉमिस्ट है और डायरेक्टर है इस समय यूके में, डायरेक्टर है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी की, और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट मिनिस्ट्री की वो प्रोफेसर है, डायरेक्टर है। और आप समझिए, वो भारत में डेमोक्रेसी पर एक परिचर्चा थी बेंगलुरु में, उस परिचर्चा में वो आमंत्रित थी, और उसका जो पासपोर्ट है वो ओवरसीज इंडियन का पासपोर्ट है, यानी वो कभी भी किसी भी समय भारत आ सकती है, जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ये उन लोगों को दिया जाता है। तो वह पासपोर्ट था उसके पास। बावजूद इसके हमारे प्रधानमंत्री की स्थिति यह है कि उसको इतना डर कि वो पता नहीं यहां आके क्या बोलेगी, और उनका जो रचाया हुआ पूरा फ्रॉड है वो खुल जाएगा, तो इसलिए उसको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया और कहा गया कि नहीं, आप हिंदुस्तान के अंदर नहीं आ सकते। वो हिंदुस्तान की नागरिक रही, इस परिवार से, यहां के परिवार से जाती है, और कश्मीरी पंडित रही है। और जो कश्मीरी पंडित हो, जिन कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की ये बात करते हैं, जिन कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की ये बात करते हैं और दावे करते हैं, उसी कश्मीरी पंडित परिवार से थी। उसे अपने देश में आने नहीं दिया गया। एक चर्चा में 2 दिन की थी और उसे सिर्फ बेंगलोर में ही 2 दिन रहना था और उसे वापस भेज दिया गया। निश्चित रूप से आप कहेंगे डेमोक्रेसी पे चर्चा थी तो डेमोक्रेसी पे बोलेगी, क्योंकि वो डायरेक्टर है डेमोक्रेसी की उस यूनिवर्सिटी में, और दुनिया के नामचीन उनमें। बच्ची है, कोई बहुत उम्र की नहीं है। अब आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी अपने से आधी उम्र के इन बच्चों से डरते हैं तो क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं कि यदि ज्यादा उम्र वालों का होगा तो क्या होगा। इसीलिए शायद वो हर अनैतिक तरीका अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है, उन्हें सत्ता जाने का इतना डर लगता है कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम देखें
झूठे आंकड़े तैयार करने का काम नीति आयोग और दूसरे सांख्यिकी मंत्रालयों और सबको कहा जा रहा है। झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, झूठे सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही। कभी सर्वे कराते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, कभी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और कभी कुछ न कभी कुछ, कभी न कुछ। सबसे लोकप्रिय तो हिंदुस्तान में ही उनकी स्थिति है कि 37% लोग उन्हें वोट देते हैं, और ये तब देते हैं जब उनकी पार्टी के 2/3 सांसद कांग्रेस और उससे सहयोगी सदस्यों के दलों से आए हुए। इससे आप समझ सकते हैं। और यह स्थिति तब है जब वो अपने आप को विश्वगुरु बताते हैं। तो साहब, विश्वगुरु की हालत यह है कि यूं डरते हैं। राहुल गांधी कैम्ब्रिज जाते हैं तो उस पर तो सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ में अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है कि वो साल में कितने बार जाएंगे, पढ़ाएंगे, उसका उन्हें वो मानदेय देता है, तो जिससे वो अपना खर्चा चलाते हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान से 1 रुपया नहीं लेते हैं। अपनी सैलरी से लेके सब हिंदुस्तान में अपने क्षेत्र के लोगों या किसी की मदद या किसी चीजों के लिए, चैरिटी के लिए खर्च करते हैं। तो यह बड़ी चीज है। इस देश की सरकार के पैसे से कभी नहीं रहते, नरेंद्र मोदी की तरह से। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पैसे से पीएमओ का खर्च चलाते थे और सब कुछ करते थे, उसी तरीके से जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी का सारा खर्च नेहरू की किताबों के रॉयल्टी से चलता था। नेहरू जी अपनी सारी संपत्ति दान कर गए थे इस देश को, उसी तरीके से। इसीलिए राहुल गांधी के पास ना तो अपना कोई घर है, ना कोई प्लाट है, ना कुछ है, ना गाड़ी है। तो आप इन बातों से समझ सकते हैं। बहरहाल, तो झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहा है। हर रोज 40 से अधिक युवा आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है। जहां रोजगार नौकरी के लिए जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। अग्निवीर बनाया जा रहा है और सब कुछ बनाया जा रहा है। हालात ये हो जा रहे हैं कि आप सोचिए, अभी एक मैं देख रहा था, एक लड़का 41 साल का है, उसके अपने बच्चे हैं। वो अपने 77 साल के फादर से कहता है, जब वो देख रहे थे इजराइल और हमास का युद्ध, तो वो एक कह रहे थे फिलिस्तीन और उसके युद्ध के दौरान कि अरे ये क्या वहां हो रहा है, डरे हुए थे। और वहीं दूसरी तरफ आज उन्हें अपना वह बेटा, जो 2 बच्चों का बाप है, उसे भेजना पड़ रहा है। इसलिए वो बेटा कहता है क्या करें, यहां घुट घुट के मरने से अच्छा है वहां पे कोई काम तो मिल रहा है, यहां मेरे पिता मुझे कब तक खिला पाएंगे, उनके पास जो बचा है सब तो हमने खा लिया। बड़ी बात है इस तरह की स्थिति में हो देश। तब आप आंकड़े बताते हैं। आंकड़े क्या बताते हैं कि हिंदुस्तान में गरीबी मिट गई है। साहब, गरीबी काहे में मिट गई है? आंकड़ों में। और सरकार के आंकड़े यदि मान ले तो उसमें कहते हैं कि रोजाना की 46 रुपए की आमदनी आपको हम 46 की बजाय 4 गुना दे देंगे और कहेंगे आप रोज का अपना पूरा खर्चा चलाएंगे। कि आपको 4 गुने से भी ज्यादा दे दें तो क्या आप चला पाएंगे? 200 रुपए यदि रोज दे दें तो 200 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए बनते हैं। उस 6,000 रुपए में आप क्या क्या करेंगे? बिजली का बिल देंगे कि खाना खाएंगे कि कहीं जाएंगे और क्या करेंगे? तो इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान, और इस 46 रुपए में भी आमदनी जुड़ी हुई है अब अंबानी की, अदानी की और इस देश के उन 1% लोगों की जिनके पास में हिंदुस्तान का 60% से अधिक एसेट है। उन 1% की भी आमदनी होगी, तब 46 रुपए। और कहीं वो हटा देंगे तो शायद वो भी नहीं बचेंगे। यह औसत आमदनी का देश हो गया। और जब इस औसत आमदनी का देश हो गया हो, तब आप कहें कि साहब गरीबी मिट गई, और गरीबी मिट गई तो 21.5 करोड़ लोगों को,
81.5 करोड़ लोगों को आपको 5 किलो अनाज में जीवित रखना पड़ रहा है। तो इस तरह के झूठ परोसे जा रहे हैं, तमाम प्रगति बताई जा रही। जब प्रगति बताते हैं तो खुद के ही आंकड़े यदि देख लें तो आज से 2 साल पहले भारत में हर व्यक्ति की जो बचत का अवसर था, जो उसकी घरेलू बचत थी, उसका परसेंटेज 11% था, जो अब घट के 5% हो गया। यानी लगातार बचत भी आदमी की घट रही और कंजम्पशन जो था, जो आदमी ऐसे खर्च करता था, थोड़ा चीजें खरीदता था और करता था, वो घट के बिल्कुल नगण्य स्थिति में आ गया, माइनस की स्थिति में आ गया। अब आप समझ सकते हैं कि कोई आदमी इस स्थिति में आ जाए, ये तो तभी करता है जब उसके पास में नहीं। तो इस तरह से आंकड़ों का खेल देश में चल रहा है, मनमानी आंकड़े बनाए जा रहे हैं और खुद के ही आंकड़े एक दूसरे से मेल नहीं खाते, क्योंकि जब आप फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करेंगे तो मेल कहां से खाएंगे, वह एक बड़ी चीज है। बहरहाल इसके बाद में कहते हैं हम विश्वगुरु हैं, अब की बार 400 पार, मोदी सरकार तीसरी बार, न जाने क्या क्या कहते हैं। और जब ये कहते हैं तमाम ड्रामे करते मिल जाते हैं, कहीं किसी मंदिर में, कहीं किसी जगह, कहीं समुद्र में डुबकी लगा के क्या ड्रामा करते हैं। मतलब गजब मदारी का खेल चल रहा हो इस देश में। प्रधानमंत्री नहीं हो, मदारी, मदारी अपना खेल दिखा रहा है, बस वह स्थिति। और उसके बाद में जब इतने इतने नारे देते तो करते क्या है साहब, तब करते ये हैं कि दूसरों की पार्टियों में तोड़फोड़ करेंगे, दूसरों की पार्टियों से सब कुछ करेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू मुख्यमंत्री, इनके पिता कांग्रेसी थे, इनको कांग्रेस में जो है कांग्रेस ही लेके आई राजनीति में, लाने के बाद में इनको एमएलए बनाया, एमएलए बनाने के बाद में इनको मंत्री बनाया, मंत्री बनाने के बाद मुख्यमंत्री बनाया। और मुख्यमंत्री थे, पूरी अपने मंत्रिमंडल और अपने विधायकों को लेके कांग्रेस तोड़ के चले गए थे। और जिस तरीके से तोड़वाया गया था, उस समय इत्तेफाक से मेरे दोस्त वहां चीफ सेक्रेटरी थे सत्यगोपाल, वो उसका पूरा हिस्सा थे। और ये ब्यूरोक्रेसी के लोग कैसे मैनेज करते हैं वो बता रहा हूं। उन्होंने अनिल बैजल, जो दिल्ली के बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, उनके जरिए पूरी डील की थी। अनिल बैजल और नरेंद्र मोदी की बड़ी अच्छी मित्रता थी और अनिल बैजल के थ्रू सारा वो हुआ और उन्हें तोड़ के भाजपा में ले आया। और किस तरीके से खेल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार उसको लेकर के वो किया, फिर बाद में उसके बाद में दूसरी तरीके से तोड़ हुआ और अंत में वो भाजपा में शामिल हो गए। और साहब आज वो भाजपा के मुख्यमंत्री, तमाम सारे लोग हैं। तो लगातार कांग्रेस के जो लोग हैं उन्हें तोड़ा करते हैं क्योंकि उनके संपर्क में रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, तो इस तरह का खेल है। दूसरी तरह इसी तरीके से आप याद करिए, हिंदुस्तान के 9 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी ने, जो कांग्रेस पार्टी के रहे, उन्हें नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया। उनमें से एक मुख्यमंत्री गोमान, जो उड़ीसा के हैं, वो तो वापस अभी लौट गए जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली। और उन्होंने कहा मैंने समझ लिया ये पूरी तरह से फ्रॉड लोग हैं और ये शोषण करते हैं और इस तरीके से करते हैं, तो वो तो चले। लेकिन तमाम लालची लोग इनके यहां आ गए, कुछ को कुछ मिल गया, कुछ को कुछ मिल गया, लेकिन आज उनकी हैसियत उस पार्टी में सिर्फ एक पालतू की तरह से। जैसे आप हेमंत बिस्वा शर्मा को देख सकते हैं, कितने भ्रष्टाचार के आरोप थे, बुकलेट भाजपा ने ही निकाली थी उनके भ्रष्टाचार की, और आज वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि वो राहुल गांधी पे हमला बोलते हैं, गांधी नेहरू परिवार पे हमला बोलते हैं, कांग्रेस पे हमला बोलते हैं, बस ये उनकी काबिलियत है, इसके अलावा कोई नहीं। इसी तरीके से आप कहीं पर भी देखिएगा। आज ही की बात बताऊं, मैं कांग्रेस पार्टी के एक राज्यसभा सदस्य थे, उनकी जिंदगी में उन्हें जो कुछ मिला वो सब कांग्रेस ने दिया और उन्हें रेल राज्य मंत्री तक बनाया था, नारायण राठवा नाम। जब वो लोकसभा चुनाव हार गए तो उन्हें राज्यसभा भेजा। अभी 2022 में जब चुनाव हुआ
गुजरात का, तो उनके बेटे वहां से एमएलए का लड़े चुनाव, हार गए। और इसके बाद में भी वो चाहते थे कि हमें कुछ बनाए। अब स्थिति यह है कि राज्यसभा में आपको भेजने भर के लिए कांग्रेस के पार्टी के पास में एमएलए नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा चले जाइए। जैसे आपने देखा महाराष्ट्र में अशोक चौहान, जिंदगी भर उनके बाप वो सब कुछ जो उनके पास है उन्हीं का दिया। मिलिंद देवड़ा को देख लीजिए, उनके बाप, उनके पास जो कुछ है वो सब कांग्रेस का दिया। इसी तरह बाबा सिद्दीकी को देख लीजिए, उनके पास, उनके बेटे के पास जो कुछ है सब कांग्रेस का दिया। कोई एक ऐसा नहीं है जो कांग्रेस के बूते ना। कैप्टन अमरिंदर सिंह, वह राजघराना था जो डूब गया था, उन्हें मंत्री भी कांग्रेस ने बनाया, उन्हें विधायक भी जिंदगी में पहली बार कांग्रेस ने बनाया, उन्हें लाकर के सांसद भी बनाया, उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया, ने सीएलपी लीडर भी बनाया, सब कुछ बनाया, चले गए स्वार्थ के लिए। इसी तरीके से आप किसी को नारायण राणे को देख लीजिए, और बाकी जगह उनकी हैसियत क्या है वो भी देख लीजिए। इसी तरीके से बहुत से नाम मिलेंगे आपको, लेकिन चलिए हम उस पर बात करें। उसके के बजाय हम बात करें इस पे कि इस तरीके के खेल होते हैं जो कहते थे कि ये तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ नहीं होना चाहिए। आप याद करिए उत्तराखंड में विजय बहुगुणा को, जो बहुगुणा जी, हेमंती नंदन बहुगुणा के बेटे विजय बहुगुणा को, रीता जोशी बहुगुणा के सगे भाई को उनकी सिफारिश पर ला करके मुख्यमंत्री बना दिया था। और स्थिति यह हुई कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनके भ्रष्टाचार पर भाजपा ने वो किया, और उसके बाद कांग्रेस ने हटाया, तो साहब आज वो भाजपा के लाडले हैं। उनकी बहन रीता जोशी बहुगुणा प्रयागराज से सांसद है, और वो प्रदेश अध्यक्ष थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी। आप समझ सकते हैं क्या नहीं दिया, लेकिन बाप को भी दिया, उनको भी दिया, उनकी बहन को भी दिया, सबको दिया। लेकिन यह स्थिति है आज, वो सारे परिवारवादी भाजपा में। इसके बाद में अजीत जोगी को आप याद करिए, अजीत जोगी को क्या नहीं दिया, मुख्यमंत्री भी बनाया, सब कुछ बनाया। उनके बेटे अभी चुनाव के दौरान चले गए थे बीजेपी में। इसी तरीके से कर्नाटक में एसएम कृष्णा, मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया, सब कुछ बनाया, और जाके चुनाव के समय भाजपा में जाके बैठ गए। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा हूं इसी तरीके से तमाम जगह। यदि हिमाचल की बात करेंगे तो वीरभद्र सिंह के जाने के बाद में उनकी पत्नी, उनके बेटे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। कांग्रेस ने कहा नहीं, हम एक गरीब घर के बच्चे को बनाएंगे इस बार, और ये राज परिवार तो अब नहीं चलेगा। बस उसके बाद से वो लोग तोड़ने में लग गए हैं, सब कुछ करने में लग गए हैं। चलिए, जो भी होगा अच्छा होगा। इसी तरीके से कहीं पे भी आई, जहां जहां कांग्रेस ने कहा अब ये राज परिवारों की बजाय हम आम गरीब घर के लाएंगे, उनको लाएंगे जो सचमुच है। आप देखिए, निश्चित रूप से कर्नाटक में कांग्रेस को मजबूत करने में डीके शिव कुमार का बहुत बड़ा योगदान, लेकिन सिद्धारमैया सरल, सच्चे और वरिष्ठ हैं, तो कांग्रेस ने कहा नहीं, मुख्यमंत्री उन्हें बनाएंगे, उन्हें डिप्टी सीएम बनाएंगे, दोनों को देंगे, लेकिन उनका योगदान इसलिए क्योंकि वो एक सामान्य से घर से आते हैं। बनाया। आप देखिए तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को बनाया, एक सामान्य से घर के आते थे, कभी ना मंत्री रहे ना कुछ। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने यह कोशिश की कि हम उन लोगों को लाए। आप यदि बात करें अशोक गहलोत को, तो एक माली परिवार से थे, और जब से वो आए स्टूडेंट लीडर के तौर पे आए थे, और तब से कांग्रेस ने उन्हें सजो के रखा, मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, सब कुछ दिया। इसी तरीके से आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या नहीं दिया, उनके पिता को क्या नहीं दिया, उनकी दादी को क्या नहीं दिया था, लेकिन सब धोखा देते चले गए। तो गद्दारी का उनका तो चलिए डीएनए है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा। अब आ जाइए और जो लोगों की, तो जो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वो धोखा देते हैं इस देश की जनता को। वह जनता जो उन्हें चुनती है,
उन्हें वो इसलिए नहीं चुनती, वो इसलिए चुनती है कि आप जिस सिंबल से लड़ रहे हैं वो सिंबल को वो वोट देती। यदि आप में इतनी क्षमता है तो आप निर्दलीय लड़के जीत के आइए और चले जाइए, तो वह तो क्षमता है नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो उस प्रदेश की, उस राज्य की, उस क्षेत्र की, सबकी, देश की जनता के साथ में धोखा करते हैं। ऐसे धोखेबाज लोग ही भाजपा में जाते हैं और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सबक सिखाना चाहिए, निश्चित रूप से सिखाना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह से तो जनता के साथ धोखा नहीं दे सकते। हम लगातार इस तरह का देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो स्वार्थी हैं, जो लोलुप है, जो चोर है, जो भ्रष्ट है, वो इस तरह का काम करते हैं। नहीं तो व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा, अपने घर पे बैठ जाएगा, लेकिन वो धोखा नहीं करता है। तो गद्दारों की फौज में, स्वार्थी और लालची लोगों की फौज में और इसमें अंतर होता है। तो विचारधारा की बात होती है। तो आज वही लड़ाई चल रही है और नरेंद्र मोदी डरते सिर्फ विचारधारा से, क्योंकि गद्दारों, लालचियों और सबको तो वो खरीद लेते हैं, भ्रष्ट को सिर्फ इसी बात पे ले आते हैं कि तुम बचे रहोगे। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी का डर स्वाभाविक है। इनके बूते वो 400 पार का नारा देते हैं, वास्तव में इनके बूते वो 400 पार क्या 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। जय